Welcome back, friends. This is chapter number 3 of Maharashtra Ownership of Flats Act 1963 from section 7 to section 11. Promoter Get Duties, Disabilities, Liabilities, Responsibilities Part 2. This video series is prepared by myself, Advocate Kushal Sawan. प्रोमोटर के ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ये पार्ट 2 है. ठीक है, इसके पहले हमने सेक्शन 6 तक कंप्लीट किया हुआ है. दिस इज सेक्शन 7. अल्टर प्लान एंड स्पेसिफिकेशन आर डिस्क्लोज्ड. No alterations or additions without consents of person who are agreed to take the flat and defects noticed within 3 years to be rectified. ठीक है, ये टाइटल है इस सेक्शन का. डिटेल में हम लोग देखते हैं. आफ्टर द प्लान एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग एज अप्रूव्ड बाय द लोकल अथॉरिटी द प्रोमोटर शाल नॉट मेक, यानी एक बार लोकल अथॉरिटी ने जो प्लान और स्पेसिफिकेशन अप्रूव कर दिए हैं तो उसके बाद प्रोमोटर उसमें क्या क्या नहीं करेगा, उसमें किसी भी तरह के अल्ट्रेशंस नहीं करेगा विच आर अग्री ड्यूरिंग द एग्रीमेंट ऑफ सेल विदाउट द प्रीवियस कंसेंट ऑफ दैट पर्सन जो वो फ्लैट या वो बिल्डिंग परचेज कर रहा है. एनी अदर अल्ट्रेशंस एंड एडिशंस विद द प्रीवियस कंसेंट विदाउट द प्रीवियस कंसेंट ऑफ ऑल द पर्सनस हु हैव अग्रीड टू परचेज द फ्लैट इन बिल्डिंग. ठीक है, तो जो भी एक सिंगल परचेसर है या बाकी सारे जो परचेसर्स है बिल्डिंग के फ्लैट में अगर चेंजेस करना है तो वो पर्सन को पूछ कर करना होगा, या बिल्डिंग में चेंजेस करना है तो उन सारे लोगों को पूछना होगा. अगर उसको चेंजेस करने हैं तो, अगर उसने पूछा नहीं है तो उसमें वो कोई चेंजेस नहीं कर सकता. एंड subjected to the subsection 1, the building shall be constructed and completed in accordance with the plans and specification. If any defect, अगर कोई डिफेक्ट आता है बिल्डिंग या उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है, ठीक है, या कोई भी अनऑथराइज चेंज किया गया है जो बॉट टू द नोटिस ऑफ द प्रोमोटर को हमने बताया कि आपने ऐसा ऐसा डिफेक्ट है, आपने ऐसा मटेरियल यूज़ किया है, आपने ऐसे चेंजेस किए, विद इन द 3 years ऑफ टाइम, 3 साल के विद इन अगर इस तरह का कोई डिफेक्ट या कोई ये चीज़ अगर हमें पता चलती कि गलत तरीके का उसने बिल्डिंग बनाई थी या फिर मटेरियल यूज़ किया गया था, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ हैंडलिंग ऑफ द पोजीशन, ही द प्रोमोटर शैल रेक्टिफाई विदाउट द फर्दर चार्जेस टू द पर्सन. उसने उसको वो सुधारना है, ठीक है, और अगर वो सुधारने के बियॉन्ड है तो फिर रीजनेबल वैसा कंपेंसेशन भी उसने उसको देना है. ठीक है, तो विद इन 3 years ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग या कोई भी उसने जो गलत काम किए उसके रिगार्डिंग अगर उन लोगों को अगर कोई तकलीफ होती है, अगर वो प्रोमोटर को वो नोटिस देते हैं, उसको बताते हैं, तो फ्रॉम द डेट ऑफ पोजीशन विद इन फ्रॉम द 3 years टिल द 3 years वो उसने उसको रेक्टिफाई करना है या रीजनेबल कंपेंसेशन देना है. और जहाँ पर वो उसे रेक्टिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है, कैन नॉट बी और नॉट रेक्टिफाइड बाय द प्रोमोटर, तो ये जो मैटर है रिगार्डिंग द डिफेक्ट का बिल्डिंग मटेरियल या अनऑथराइज चेंज का, ये रेफर किया जाएगा फॉर द डिसीजन, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को वो दिया जाएगा. ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया हुआ है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डेप्यूटी चीफ इंजीनियर या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, ठीक है, या उनके इक्विवेलेंट जो ऑफिसर होगा स्टेट गवर्नमेंट जिसको वो नोटिफाई करेंगे, उस पर्सन के पास ये मैटर रेफर किया जाए कि देखो इस तरह की गलतियाँ हुई है और इतना इतना वो कंपेंसेशन या रेक्टिफिकेशन हमको करके चाहिए. ठीक है, नाउ सेक्शन 8 में दिया हुआ है रिफंड ऑफ अमाउंट पेड विथ इंटरेस्ट फॉर फेलियर टू गिव पोजीशन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम और फ्यूचर टाइम अलाउड इफ. यानी द प्रोमोटर फेल्स टू गिव पोजीशन, अगर वो पोजीशन देने में फेल करता है जो भी डेट स्पेसिफाई की गई है ड्यूरिंग एग्रीमेंट हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और अगर कोई रीजंस है जो प्रमोटर के बियॉन्ड हिज कंट्रोल है, ठीक है, और ही इज़ अनेबल टू गिव पोजीशन, तो उसके लिए मैक्सिमम 3 months का एक्सटेंशन दिया जा सकता है. और वो जो रीज़न है जो कंटिन्यूएंस में है तो और ज़्यादा से ज़्यादा 3 months का एक्सटेंशन दिया जा सकता है. ठीक है, तो स्पेसिफाइड डेट पर पोजीशन देना है और रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल है तो 3 months का पीरियड एक्सटेंशन मिलेगा, और अगर वही रीजंस और कंटिन्यू कर रहे तो 3+3 6 months तक का एक्सटेंशन मिल सकता है. ठीक है, अगर स्टिल उसको वो पोजीशन नहीं देता है प्रमोटर तो इज़ लाइबल ऑन डिमांड टू रिफंड द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव. जितना भी अमाउंट उसने दिया हुआ है, लिया हुआ है परचेसर से, वो उसको रिफंड ले सकता है. ठीक है, उसको रिफंड देना होगा विथ सिंपल इंटरेस्ट एट 9% पर एनम. ये इंपॉर्टेंट है, पैसा लिया हुआ देना तो पड़ेगा ही, प्लस 9% पर एनम से उसको कैलकुलेट किया जाएगा. और अगर वो उसको देने में अगर वो उसको नहीं दे पाता है तो इट वुड बी अमाउंट एज अ चार्ज ऑन लैंड एंड द कंस्ट्रक्शन. वो चार्ज अमाउंट करके उस लैंड और कंस्ट्रक्शन, यानी बोझा जो रहेगा लाइक अ डेट ऑन द लैंड और कंस्ट्रक्शन, ये उसको वसूल किया जाएगा. ठीक है,
देन सेक्शन 8 कहता है कि नो मॉर्गेज एक्सेट्रा टू बी क्रिएटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टीज आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल। ठीक है, जो भी एग्रीमेंट ऑफ सेल है उसमें उसने तो सारी डिटेल देनी है कि भाई इतना मेरे ऊपर बोझा है या इतना मेरे ऊपर मॉर्गेज लेके रखा है, ऐसा लेके रखा है वगैरह वगैरह। उसके बाद अगर नो प्रमोटर शाल आफ्टर ही एग्जीक्यूट द एग्रीमेंट टू सेल एनी फ्लैट मॉर्गेज और क्रिएट एनी चार्ज ऑन द फ्लैट और लैंड विदाउट द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द पर्सन जिन्होंने उसको अग्री किया हुआ है परचेज करना, वो ऑल द पर्सन हु हैव अग्रीड टू परचेज इन द बिल्डिंग। ठीक है, एंड इफ एनी सच मॉर्गेज अगर ऐसा करता है क्रिएटेड विदाउट द प्रीवियस कंसेंट आफ्टर द एग्रीमेंट दैट इट शॉल नॉट अफेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन। तो अग्रीमेंट के बाद अगर वो इस तरह से उनको बिना बताए कोई अगर इंटरेस्ट क्रिएट करता है तो वो उनका कोई उसमें राइट या इंटरेस्ट नहीं है, वो पे करना होगा पूरा का पूरा प्रमोटर को। नाउ सेक्शन 10 कहता है द प्रमोटर टू टेक स्टेप्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। ठीक है, तो एज सुन एज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, उतने लोगों ने अगर उस बिल्डिंग में अगर फ्लैट्स परचेज कर लिए होंगे, ठीक है, टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी द प्रमोटर शैल विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड सबमिट एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। ठीक है, एंड द प्रमोटर शुड ज्वाइन इट, यानी वो जो प्रोसेस है उसमें उसने ज्वाइन होना है इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लैट्स विच हैव नॉट बीन टेकन, यानी जितने बेचे गए हैं उतने लोगों के साथ मिल गए, जितने नहीं बेचे गए हैं तो नहीं बेचे गए उनके बिहाफ में प्रमोटर ज्वाइन करेंगे टू फॉर्म द कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर दिस एक्ट। और इवन इफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी फॉर्म हो गई है, ये सेक्शन कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ प्रमोटर टू डिस्पोज द रिमेनिंग फ्लैट्स। जो रिमेनिंग फ्लैट्स है उसमें अभी भी प्रमोटर का हक है, वो उसको मर्जी चाहे जिसको आगे बेच सकता है। या तो फिर अगर वो प्रमोटर जो है वो प्रोविजंस अप्लाई करना चाहता है लाइक दैट ऑफ महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970 के, तो कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जीक्यूट करना है, डिक्लेरेशन एग्जीक्यूट करना है अंडर दिस एक्ट, इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार कि उन्हें किसी भी तरह का कोई कंपनी या सोसाइटी एस्टेब्लिश नहीं करनी है, सिर्फ एक डीड ऑफ डिक्लेरेशन भी हो सकता है अंडर दिस महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट। ठीक है, यानी मिनिमम नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अगर रिक्वायर्ड लोग आ गए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दो, कंपनी के लिए लोग आ गए तो कंपनी बना दो, रिमेनिंग के लिए प्रमोटर खुद वो पार्टी बन जाएगा उसमें। ठीक है, या तो फिर अगर वो जितने भी लोग हैं उनको ना कंपनी फॉर्म करनी ना कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करनी है तो वो एक नॉर्मल डीड ऑफ डिक्लेरेशन करके अंडर दिस अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970 के अंडर एक और तरीका दिया गया है कि वो थर्ड वे भी वो फॉलो कर सकते हैं। नाउ प्रमोटर टू कन्वे टाइटल एक्सेट्रा एंड एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट, जो भी अग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अभी जब सारे फ्लैट्स वगैरह बेचे जा चुके हैं तो टाइटल को जो है अभी उसने अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट ट्रांसफर करना है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करने की उसकी वो जिम्मेदारी है। ठीक है, सो द प्रमोटर शैल टेक नेसेसरी स्टेप टू कंप्लीट हिज टाइटल एंड कन्वे टू द ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन हु टेक फ्लैट्स या कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी या एसोसिएशन ऑफ फ्लैट टेकर्स, उनके नाम से उसने वो टाइटल जो है कन्वे करना है। ठीक है, दे हैव ऑल द राइट्स एंड टाइटल्स एंड इंटरेस्ट, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं अकॉर्डिंग विद द एग्रीमेंट। और ये प्रमोटर की ड्यूटी बनती है कि वो कंपिटेंट अथॉरिटी के पास ये सारा फाइल करे डॉक्यूमेंटेशन। एंड इफ द प्रमोटर फेल्स टू एग्जीक्यूट द कन्वेंस, द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी या एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स make an application writing to the concerned competent authority along with the true copies of the registered agreement and all those documents issue certificate issue करने के लिए वो एप्लीकेशन देंगे। एंड दे आर एंटाइटल्ड टू हैव यूनिलैटरल डीम्ड कन्वेंस। ठीक है, अगर प्रमोटर अगर उसमें अगर हेल्प नहीं करता है तो एक तरफा डीम्ड कन्वीनियंस वो बना सकते हैं, सारा अपना जो भी उनका डॉक्यूमेंट्स है वो प्रेजेंट करने के बाद। ठीक है, एग्जीक्यूटेड इन देयर फेवर एंड हैव इट रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड करके उनके फेवर में एग्जीक्यूट करवा लेंगे। और जब भी ऐसा एप्लीकेशन उस कंपिटेंट अथॉरिटी के पास आएगा ऑन रिसीविंग सच एप्लीकेशन, ठीक है, एनी केस नॉट लेटर देन 6 मंथ्स, तो एप्लीकेशन आने के विद इन 6 मंथ्स कंपिटेंट अथॉरिटी ने वो डिसीजन लेना ही है। ठीक है, आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, प्रमोटर को भी एक रीजनल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि भाई देखो ऐसा ऐसा एप्लीकेशन आया, तुम नहीं आए तो इन लोग ये लोग आ गए मेरे पास सारे मेंबर्स। ठीक है, तो फिर भी अगर वो नहीं मानता है तो फिर एनफोर्सिंग द यूनिलैटरल एग्जीक्यूशन कंपिटेंट अथॉरिटी कर देंगे, यानी एक तरफा एग्जीक्यूशन कर देंगे द कन्वेंस डीड का, कि वो सारे राइट्स टाइटल इंटरेस्ट जो है उस लैंड और बिल्डिंग के इन द फेवर ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट यानी
एक तो वो सारे सोसाइटी हो सकती है या कंपनी हो सकती है या एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स हो सकता है, अपार्टमेंट के मेंबर्स का हो सकता है, ठीक है। डीम्ड कन्वेंस उनके नाम पे वो कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, सो दीज आर द लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रमोटर अंडर दिस एक्ट, ठीक है। इसके बाद वाले सेक्शन में कुछ और मिसलेनियस पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे पेनल्टी क्या होगी एंड मेंबर्स के क्या राइट्स है, ड्यूटीज़ क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।